नमस्कार दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जो भी सेविंग्स हो, उस पे समय के साथ एक अच्छा रिटर्न मिले, जिससे कि वो अपने जो भी उसके सपने हैं उनको पूरा कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। लेकिन उसके द्वारा निवेश में की हुई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वो ऐसा करने से पीछे रह जाता है और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाता है। आज इससे जुड़े हम कुछ बेसिक सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे, जैसे निवेश के समय किस तरह के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना चाहिए, किस आधार पर हमको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को पे निवेश करना चाहिए, और लंबे समय में आपका निवेश कैसे बढ़ता है उसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। लेकिन इस सारी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि सारी कंपनी अच्छी नहीं होती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि यदि आपने इस तरह के स्टॉक में यदि इन्वेस्ट कर दिया तो आप फंस जाते हैं। तो आज हम दो तीन ऐसे टाइप डिस्कस करेंगे जिनके बेस पे हमको स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो पहला टाइप होता है साइक्लिकल स्टॉक। यदि कोई भी स्टॉक साइक्लिकल वे में ट्रेड कर रहा है, उसका प्राइस साइक्लिकल है, एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड है, तो उस तरह के स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम में ऊपर जाएगा, आप उसको बाई करेंगे, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर आप उसको सेल करेंगे, फिर वो ऊपर जाएगा। एक टाइम बाउंड बना रहेगा, एक लंबे टाइम में भी आपको कुछ भी बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट जनरेट करके वो नहीं देगा। इसलिए हमेशा इस तरह के स्टॉक से दूर रहें। जैसे एग्जांपल के लिए हम यदि देखें तो एनर्जी सेक्टर में हम जाके कोई भी एक इंडियन ऑयल चलिए ओपन कर लेते हैं। इंडियन ऑयल हम देखें तो इसकी मैं होल्डिंग इसके मैक्स पे लगाता हूँ इसको। ये देखिए, इसपे अब आप ये देख सकते हैं कि इवन यदि आपने 2008 में भी इन्वेस्टमेंट किया होता या 2011 में किया होता, तो आज वो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग उसी दाम पे ट्रेड हो रहा है। यानी 15 से 16 सालों में, 18 सालों में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। लगभग वही वही आपका है, और इतने सालों में तो इससे अच्छा रिटर्न तो आपको बैंक में मिल गया होता है यदि आपने वहाँ इन्वेस्ट किया होता। और चलिए, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने यदि स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दिया 142 या 143 के प्राइस पे 17 में, तो अब तो फंस चुके हो, आपको पूरा कैपिटल गायब हो जाएगा। तो इस तरह के जो साइक्लिकल ट्रेड होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। जैसे दूसरा स्टॉक मैं आपको पकड़ लूँ, भारत पेट्रोलियम पकड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भारत पेट्रोलियम को हम देखें तो 1 मिनट इसका मैक्स लगाता हूँ। ये भी देखिए, रेंज बाउंड है। आपने यदि इस रेंज में कहीं लिया है तो ये फंसा हुआ है रेंज में। अब ये देखिए कब से फेज रेंज में फंसा हुआ है, लगभग 2016 से इसी रेंज में घूमा जा रहा है। आप यदि पैसा लगा भी दोगे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो नीचे आएगा, फिर आप सोचोगे बेच दें, फिर ऊपर जाएगा, फिर आप ले लोगे, फिर नीचे फंसेगा। इस तरह आप पूरा फंसे रहोगे, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना। वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है इस बारे में, कि जब दुनिया आपका ग्रिडी हो तो आपको फियर रखना है, और जब दुनिया बहुत ही फियर में हो तो आपको ग्रिडी होना है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरी ऐसी वो कंपनीज होती हैं जिनमें ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, फिल्म एंड मीडिया का जो स्टॉक्स होते हैं, एनर्जी सेक्टर हो गया। ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये डिक्लाइन में जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि अब पूरी सोसाइटी जो है, चाहे कंपनीज हो चाहे कॉर्पोरेट, तो सारे डिजिटाइज हो रहे हैं। एनर्जी सेक्टर को दिन है तो सब कुछ अब इलेक्ट्रिक करने का प्रयास सरकार भी कर रही है, लोग भी इलेक्ट्रिक की तरफ मूव हो रहे हैं। पेट्रोल का भी एक लिमिट है, एक सीमा के बाद वो भी लोगों को दिख रहा है कि उसका प्राइस बढ़ेगा या वो खत्म हो जाएगा, जब शॉर्टेज होगी तो उसका दाम बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के सेक्टर अब डाउन जाने वाले हैं। तो यदि एक एग्जाम्पल के लिए हम कम्युनिकेशन सेक्टर में पकड़ लेते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। वोडाफोन लेता हूँ। वोडाफोन काफ़ी बड़ी कंपनी, आपने भी सुना होगा। तो वोडाफोन का यदि मैं स्टॉक लेते हैं, हमने 10 साल 15 साल पहले यदि इस स्टॉक में पैसे लगा दिए होते तो आज क्या होता, ये देखते हैं। ये देखिए, कुछ नहीं होता। आपने कहीं भी लगाए होते तो कुछ नहीं होता, इवन आपकी कैपिटल भी चली गई होती अब तक। तो इसीलिए इस तरह ये दूसरा टाइप है। ठीक है, जहां भी आपको ये लगे कोई पूरी इंडस्ट्री ही डिक्लाइनिंग मोड में है, उस इंडस्ट्री से दूर रहिए, नो मैटर कि वो स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है। वोडाफोन कंपनी बहुत बड़ी है यूके की, बट कोई मतलब नहीं है इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो ये पैसा ग्रोथ नहीं दे रहा तो कंपनी से लेना देना क्या है हमारा। ठीक है, दूसरा यदि हम उठा लेते हैं कि जी एंटरटेनमेंट, ये मूवीज में बहुत पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज बनाती हैं। पृथ्वीराज हो गई, बहुत सारी मूवी इन्होंने बनाई, अच्छी मूवी बनाई, पीके वगैरह में पैसा लगाया था। लेकिन देखिए इनका स्टॉक देखिए, कहीं नहीं है, जहां था वहीं है, कोई पैसा बना के नहीं दे रहा आपको। देखिए, एक बार ऊपर गया, थोड़ा रैली लिया, बिकॉज ऑफ FIIs आए होंगे, लेकिन फिर से वहीं पे है, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, कोई मतलब ही नहीं, नीचे आ गया फिर से। इसलिए
हमको ऐसे किसी भी स्टॉक में नहीं जाना है जिसकी पूरी इंडस्ट्री ही डिक्लाइनिंग मोड में है, क्योंकि अब हो क्या रहा है, मूवी कोई देखना नहीं चाहता, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुका है, लोग अपने घर में बैठ के देखते हैं, थिएटर जाना नहीं चाहते हैं। तो ओटीटी कंपनीज का फ्यूचर तो अच्छा है, बट जो इस तरह की मीडिया एंटरटेनमेंट की जो कंपनीज है जिनका पीवीआर क्या नाम है, थिएटर के उस पे उनका पूरा बिजनेस चलता है, वो बहुत अच्छा नहीं करने वाली हैं। क्योंकि ओटीटी का प्लेटफॉर्म का जो एक रेवेन्यू का जो एक मेथड है बिल्कुल अलग है नॉर्मल इस तरह के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और अब तीसरा जो टाइप होता है जो कि हमको अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह के स्टॉक हमको हमेशा अवॉइड करने चाहिए, वो होता है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स मतलब जिनका प्राइस बहुत कम हो, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम 5 रुपए से लेके 15 रुपए की रेंज ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो देखिए पहला ही कोई भी एक रैंडम उठा लेते हैं हम, यस राज कंटेनर्स उठाते हैं, ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में होता क्या है कि जो बिगिनर्स आते हैं, नए लड़के आते हैं, नए लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करने आते हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं। वो 10,000 भी इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 1000 स्टॉक मिल जाते हैं इस तरह की सस्ते, क्योंकि प्राइस बहुत सस्ता होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अब देखिए इसको मैक्स पे लगाता हूँ, देखिए आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया होगा आपका कैपिटल गायब हो जाएगा। दूसरा स्टॉक उठाते हैं, कॉन्टिल इंडिया उठाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कंपनी कैसी है, लेकिन मैं एक पेनी स्टॉक है तो मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मैक्स पे जाते हैं, क्या कर रही कंपनी देखते हैं, कुछ नहीं कर रही है। एक इतने सालों तक अपने घर में बैठी रही, कोई रिटर्न 2 रुपए का रिटर्न नहीं दिया, वो ऊपर गई, प्रमोटर्स लेके गए होंगे बिकॉज ऑफ उनको लोन वगैरह चाहिए होगा कहीं से, यहाँ वहां से बहुत सारा गेम चलता है पर्दे के पीछे, फिर से वो नीचे ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं मिला आपको। अब तीसरा कोई उठा के देख लीजिए आप, आरटीसीएल लिमिटेड उठा लीजिए, और चलिए सस्ता वाला कोई स्टॉक पढ़ते हैं हम, ठीक है। हम कोजिन करके कोई कंपनी पता नहीं क्या करती है, इसको उठाते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे पेनी स्टॉक क्योंकि इतने सस्ते हैं, और क्यों सस्ते, मैं आपको अभी भी ये भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके ये स्टॉक देख लो, देखिए कुछ नहीं हो रहा, वहीं के वहीं बैठी हुई है। इसका रीजन क्या है, अब कोई भी, चलिए इसी को मैं उठा लेता है, इसका होल्डिंग पैटर्न चेक करिए आप। होल्डिंग पैटर्न में आप एक चीज बहुत अनयूजुअल चीज यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो होल्डिंग है सारी की सारी प्रमोटर्स की होगी। ये देखिए 90% होल्डिंग, 60% होल्डिंग आपकी प्रमोटर की बैठी हुई है, और जो बाकी बचा हुआ है उसमें आपके रिटेलर्स बैठे हुए हैं। डीआईएस का बहुत कम इन्वेस्टमेंट देखिए। दूसरा उठाइए, इनके होल्डिंग पैटर्न पे आइए, ठीक है। इनके होल्डिंग पैटर्न में आइए, देखिए प्रमोटर्स बैठे हुए 70-75% तक, कोई नहीं, ना म्यूचुअल फंड है, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, ना एफआईआईज बैठे हुए हैं, और रिटेलर बैठे हमारे आपके जैसे लोग जो नए नए घुसते हैं, वो इनमें आके नए नए ट्रेड लेते रहते हैं, अपना पैसा गंवाते रहते हैं, और प्रमोटर से पैसा कमाता रहता है। ये चीज है, इस तरह का स्टॉक जहाँ पे कोई ना प्रमोटर, ना ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही डीआईआई से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही एफआईआई से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के स्टॉक में हम क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो ये तीसरा टाइप है जिस तरह के स्टॉक से हमको हमेशा दूर रहना। हमें कभी भी इन स्टॉक्स में, नो मैटर कि इनका प्राइस क्या है, कभी ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि हमें किस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। अब वो इस चीज पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमें इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड लेनी चाहिए जिनमें आपको ग्रोथ दिख रही हो सेक्टर में। जैसे एफएमसीजी है, पूरा कोविड का टाइम आ गया, कोरोना आके चला गया, लेकिन लोगों ने खाना बंद नहीं किया, लोगों ने नहाना बंद नहीं किया, लोगों ने पीना बंद नहीं किया, लोगों ने डेली नीड्स के जो सामान होते हैं वो कुछ भी बंद नहीं किया, उनको तो वो चाहिए ना। तो उस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो कभी अभी डिक्लाइन में नहीं आएगी, उनका वो कुछ ना कुछ भले स्लो या फास्ट हो सकता है, बट उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। एक दो स्टॉक उठा के देखते हैं, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं, इनको या कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं, डाबर इंडिया का हम स्टॉक उठाते हैं रैंडम में, ठीक है। डाबर इंडिया का हमने स्टॉक उठाया, और एक और पिक कर लेते हैं हम, ब्रिटानिया का स्टॉक पिक कर लेते हैं, ठीक है। दोनों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के एफएमजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, और ब्रिटानिया पहले हम डाबर के उठा लेते हैं और मैक्स पे लगाते हैं। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं इस तरह के सेक्टर में आपको पैसा लगाना चाहिए। ये देखिए सेक्टर भी अच्छा है, और सेक्टर अच्छा है इसलिए कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई कंपनी। कोई भी जो करेक्शन भी हो रहा है वो छोटा करेक्शन हो रहा है, कोई करेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। ब्रिटानिया आके देख लेते हैं, ब्रिटानिया पे मैक्स पे लगाते हैं, देखिए ये देखिए ग्रोथ, ठीक है। इस तरह की तीसरा कंपनी एफएमसीजी सेक्टर को उठा लीजिए, अदानी विल्मर, आजकल बहुत भाग रहा है अदानी, ठीक है। अब इसके मैक्स पे जाते हैं, ये भी नया स्टॉक है तो इसमें अभी चार्ट उतना अच्छा नहीं बन रहा है,
ठीक है, तो कोई और स्टॉक उठाते हैं, नेस्ले इंडिया मान लेते हैं, चलिए नेस्ले बहुत बड़ा वो है, नाम है। नेस्ले इंडिया यदि उठाएं तो नेस्ले इंडिया में यदि हम उठाएं इसको ये देखिए, नेस्ले भी एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है, आपका पैसा रुकेगा नहीं, वो रात दिन उसमें इंक्रीमेंट ही होगा, उसमें डिक्लाइन नहीं होगा, जो कि आपका पेनी स्टॉक्स में या साइक्लिकल स्टॉक में या दूसरे टाइप के स्टॉक्स में होने का खतरा होता है ना। इसलिए आपको हमेशा उस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिनमें आपको ये लगे कि पूरा सेक्टर ही ग्रोथ ले रहा है, सेक्टर कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आपको उन्हीं उसी सेक्टर के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, आपको और किसी सेक्टर में नहीं आना है। और आप हम सबको पता ही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसा सेक्टर है एफएमसीजी का जो कभी खत्म नहीं होने वाला। पता है, कोई भी रिसेशन आ जाए, कोई भी टाइम आ जाए, कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। हम बेस अमाउंट पहले साल में 100 रुपीज़ मान लेते हैं, ग्रोथ रेट 10% मानते हैं, बहुत नॉमिनल सा लेते हैं 10%। इंटरेस्ट जो कि 10% हमारा ग्रोथ रेट है, तो इंटरेस्ट जो अर्न होगा उस साल हमारा 10 रुपये होगा, और फाइनल अमाउंट उस साल के अंत में जो हमारा पैसा बढ़कर 110 रुपये हो जाएगा। ये हम बेस इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं। इसको हम 30 साल अगले नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए प्लॉट करते हैं। तो उस और 30 साल में देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं। देखिए, इस साल का यानी फर्स्ट ईयर का जो फाइनल अमाउंट होगा एंड ऑफ द ईयर में, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा बेस अमाउंट बन जाता है। ये कंपाउंडिंग का नियम होता है, आप सबको पता होगा। तो ये बेस अमाउंट बन गया, तो हमारा नेक्स्ट ईयर का बेस अमाउंट होता है 110 रुपया। अब हम अगले इस पूरे डेटा को अगले 30 साल के लिए प्लॉट करते हैं। चलिए इसको 30 साल के लिए प्लॉट करते हैं, ठीक है। हमने इसको 30 इयर्स के लिए फाइनल अमाउंट को प्लॉट कर दिया। हम इंटरेस्ट अर्न को भी अगले 30 साल के लिए प्लॉट कर देते हैं, ग्रोथ को भी अगले 30 इयर्स के लिए प्लॉट कर देते हैं, और अब हम फाइनली अपना बेस अमाउंट को 30 साल के लिए प्लॉट करते हैं। और इसको प्लॉट करते ही आप ये देखिएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, आपको पावर ऑफ या मैजिक ऑफ जो भी बोले, आपको सारा कुछ दिखना शुरू हो चुका होगा। 1 मिनट में 30 साल के लिए इसको प्लॉट कर दूं पहले। अब आप देखिए, यानी आपका इन्वेस्ट किया हुआ केवल 100 रुपया, यानी आपने केवल 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं किसी भी साल में, और 30 साल तक आपने छोड़ दिया है, केवल छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं किया। मैं बहुत नॉमिनल लेके चल रहा हूँ, आपको इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मार्केट में मिलता है। नॉमिनल भी लेके चलते हैं तो भी आपका पैसा बढ़कर 100 रुपये बढ़कर आपका 1745, यानी तकरीबन 18 साढ़े 17 गुना आपका पैसा होता है। इस डेटा को सिंपली हम एक चार्ट में प्लॉट करके हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पैसे का ग्रोथ कैसे हो रहा है, कंपाउंडिंग दिख कैसे रही है, एक्चुअली ग्राफ में कैसे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं। हम चार्ट्स पे जाते हैं और हम चार्ट्स पे कोई एक रैंडम चार्ट लेते हैं और प्लॉट कर देते हैं। अब ये देखिए आपको यहाँ पे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना शुरू हो गई होगी। ये देखिए, ये आपका पहले साल, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, देखिए किस तरह से पैसा आपका बढ़ रहा है। और एक चीज आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, जो अक्सर लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग में गलती कर देते हैं, वो अच्छा आज उन्होंने पैसा लगाया और 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद सोचते हैं अरे यार तो वर्क ही नहीं कर रहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे वर्क नहीं करता है। आप देखिए इस ग्राफ को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए इनिशियल जो करीबन 10 ईयर्स या 11 ईयर्स हम बोले, जो इनिशियल 10 से 11 साल होते हैं, इन सालों में आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत नहीं दिखेगा। आपको अपना पैसा बहुत नॉमिनल ग्रोथ ही आपको दिखेगी। आप चाहे डेटा में देख लीजिए, देखिए पहले साल 110 था, 10वें साल आपका डेटा केवल 259 रुपए ही हुआ, यानी डबल ही हुआ है। इनिशियल 10 ईयर्स में पैसा डबल ही हुआ है, बहुत डबल के आसपास ही हुआ, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखी। लेकिन अगले 10 सालों में या 15 सालों में पैसे ने की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की काम ही ऐसा करता है, जब बेस आपका बड़ा हो जाता है तभी जो उस पे कंपाउंडिंग होती है बहुत तेजी से होती है, बहुत तेज होती है। यानी इनिशियल 10 से 11 सालों में पैसा डबल होता है, अगले 10 से 11 साल, 12 सालों में वो 15 गुना 16 गुना हो जाता है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ग्रोथ कितनी तेज हो रही है। अब यहाँ पे आपने यदि मान लीजिए 100 रुपए की जगह 10,000 ही लगाए होते तो वो अलग लेवल पे होता। आप देखिए 10,000, केवल 10,000 आप लगा के छोड़ दिए होते तो वो 10,000 रुपया आपका आज 1,74,000 रुपये हो गया होता। तो दिस इज हाउ द ऑल लाइक मैजिक वर्क्स, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई हुई कि कंपाउंडिंग में जब आप कंपाउंडिंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी समझने का प्रयास मत करिए कि आपने आज 10,000 रुपये लगा दिए और 2 साल बाद आपको कंपाउंडिंग नहीं दिख रही तो आप घबरा जाए। नहीं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग
आपको दिखने में उसका एक्चुअल रिजल्ट आने में टाइम लगता है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसको टाइम दीजिए, उसको ग्रो होने के लिए टाइम दीजिए। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। इन्फ्लेशन आज के डेट में आपको सबको पता है 7 to 8% चल रहा है और इसी के आसपास वो आगे भी रहेगा। तो यदि हम अपने पैसे पे एक 10 से 15 या 16% का ग्रोथ जनरेट कर पाएंगे, इस तरह का ग्रोथ जनरेट कर पाएंगे जो 17-18 गुना पैसे को आपको जनरेट कर सके विदाउट एनी रिस्क, तभी हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो इसलिए यही एक बहुत बड़ी ताकत है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, और यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो अब चलिए फिर से हम अपने क्या नाम है स्लाइड पे चलते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।